दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। जैसे कि हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने शुरू किए थे, तो हम लोग आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें मैंने 38 और 39 आपको बता दिया था। और आगे है अब अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगी, ठीक है। राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगी और उनके लिए ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक जो भी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे उनके, और ग्राम पंचायतों को अधिकार एवं सारी शक्तियां प्रदान की जाएंगी। वो किसमें है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अच्छा, ग्राम पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 41। राज्य सभी को रोजगार, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य जो है राज्य के प्रत्येक नागरिक को क्या करेगा? रोजगार, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता को उपलब्ध कराएगा। जैसे कि आज के समय में मनरेगा योजना जो चल रही है, तो मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति को कार्य मिलता है, ठीक है। व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत लोगों को कार्य मिलता है, तो वो क्या हो गया? वो रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है सरकार और उनकी सार्वजनिक सहायता कर रही है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 42 कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल एवं मानवोचित अवस्था में कार्य करना पड़े तथा महिलाओं को प्रसूति की सहायता उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 42 के अंदर ऐसा है कि राज्य जो है वो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, ठीक है, वो उसके अनुकूल, ये नहीं है कि उसके ऊपर बहुत जोर दबाव करके कार्य कराया जाए, उससे 8 घंटे की जगह 14 घंटे कार्य कराया जाए, ठीक है। मतलब इस तरीके से कार्य कराया जाए कि उसके लिए अनुकूल हो, अनुकूल दशाएं हो, वो मानसिक रूप से उससे स्वस्थ रहे, इस तरीके से उससे कार्य कराया जाए एवं महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध हो सके। और महिलाओं को जो भी प्रसूति की सहायताएं होती हैं वो राज्य सरकार प्रयत्न करेगी कि इनको प्रसूति की सहायता उपलब्ध हो सके। फिर आता है कि अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में क्या है कि निर्वाह मजदूरी। क्या दे रखा है? निर्वाह मजदूरी, कि राज्य प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसा प्रयत्न करेगी कि वह उसको एक निर्वाह मजदूरी मिल सके, कि वह अपना पालन, इतनी मजदूरी मिल सके, इतना पैसा मिले उसको मजदूरी करके कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको 100 रुपये नहीं मिल रहे हैं और वो खाने पीने के भी उसके समस्या है, ठीक है। तो इतना पैसा उसको मिल जाए कि वो आराम से अपना जीवन यापन का निर्वाह कर सके। आगे है अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 43A में क्या है कि राज्य जो है वो कुटीर उद्योगों को क्या देगी? बढ़ावा देगी, ठीक है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग होते हैं उन कुटीर उद्योगों को राज्य बढ़ावा देगी, उनके संरक्षण का प्रयास करेगी, ठीक है, और उनको ऋण वगैरह उपलब्ध कराने में भी सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। तो जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा कौन देगा? अनुच्छेद 43A के तहत राज्य देगा, ठीक है। फिर क्या है? अनुच्छेद 43B, ठीक है। अनुच्छेद 43B जो है वो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि यह सहकारी समितियों से संबंधित है और सहकारी समिति जो है वो अनुच्छेद 43B में है और इनको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है कि राज्य जो भी सहकारी समितियां होंगी उनके स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन और व्यवसायिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। क्या करेगा राज्य? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन पर,
स्वतंत्र संचालन पर और व्यावसायिक प्रबंधन को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। और सहकारी समितियों को कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, फिर आता है आगे अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। क्या है, समान नागरिक संहिता। और भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर क्या है, समान नागरिक संहिता लागू है, तो वो कौन सा है, गोवा है। तो समान नागरिक संहिता क्या है कि एक देश में, ठीक है, एक राज्य में एक जैसा कानून सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, एक समान कानून होना चाहिए, सारे नागरिकों को एक समान लाभ, एक समान कानून, ये सारी चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, वही समान नागरिक संहिता होती है। उसके बाद में क्या है कि अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, क्या है कि राज्य जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। जो 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे होंगे, राज्य उनके लिए क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। आगे है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या है कि राज्य जो है वो जनता के दुर्बल वर्ग कौन से, जैसे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के संरक्षण का प्रयास करेगा। राज्य जो है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शिक्षा संबंधित आर्थिक हितों का, इन सभी का संरक्षण करने का पूरा प्रयास करेगा। आगे है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में क्या है कि राज्य जो है वो लोगों के पोषाहार स्तर, ठीक है, लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य सुधारने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पोषाहार स्तर, व्यक्तियों के जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करेगा। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार क्या करेगी, राज्य सरकारें क्या करेंगी, जैसे कोई औषधि है, अगर वो दवाई के रूप में प्रयोग हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे कि मादक द्रव्य पदार्थों पर क्या लगाएगी, उस पर निषेध करेगी उसको। लेकिन अगर औषधि मतलब दवाइयों के रूप में प्रयोग हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कोई वैसे यूज कर रहा है तो उस पर क्या करेगी, प्रतिबंध लगाएगी और उसको कानून के अनुसार उसको जो दंडित भी करेगी। तो क्या होगा कि राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न करेगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। आगे हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। राज्य जो है वो कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, राज्य कृषि एवं पशुपालन जो है उसको आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू पशु, गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू पशु या मवेशियों के वध को प्रतिषेध करेगा। क्या करेगा, मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। जैसे कि इसमें क्या होगा, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संगठित करेगा। ठीक है, और जो भी पशु जैसे कि गाय, ठीक है, मतलब गौवंशीय गाय हो गया, बछड़े हो गए, या जो भी दुधारू पशु होते हैं, जैसे मवेशियों में जो भी दुधारू पशु होंगे उनके वध को क्या करेगा, प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का में क्या दे रखा कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा राज्य, ठीक है, और उसका संवर्धन करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीव जो होंगे उनकी रक्षा करने का प्रयास करेगा और वनों की भी रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके लिए योजनाएं ला सकता है, ठीक है, कानून बना सकता है वो। ठीक है, फिर आगे क्या है, अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, क्या करेगा, राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, या आप ऐसे कह सकते हैं राज्य जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं,
ठीक है, या जो भी ऐतिहासिक स्थान है या जो भी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उनका क्या करेगी, संरक्षण करेगी। ठीक है, जैसे कि ऐतिहासिक इमारत लाल किला हो गई। ठीक है, तो लाल किला जो है उसका संरक्षण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, तो कोई भी ऐतिहासिक महत्व के स्मारक है या कोई भी स्थान है, कोई भी वस्तु है, उसको क्या करेगा, संरक्षण करेगा। किसके तहत, अनुच्छेद 49 के तहत। फिर आगे आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या है कि राज्य जो है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा। राज्य जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है, ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। आगे आ जाता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है कि राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी या सुरक्षा से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उनको उनमें अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की विदेश नीति, ठीक है, भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो किस में है, अनुच्छेद 51 में। किस में आ जाएगी, अनुच्छेद 51 में। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है उसका अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ पर है, संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है, कहाँ से लिए हैं हमने, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और एक छोटा सा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो हम आज मौलिक कर्तव्य भी इसके आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर शुरू करते हैं। आगे हम लोग शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जैसे कि मौलिक अधिकार, नागरिकों को संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, राज्यों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं कि राज्य जो है नागरिकों के हितों में क्या क्या प्रयास करेगा। तो इसी तरीके से संविधान के द्वारा हमारे नागरिकों के भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो कि हमको पालन करने होंगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले तो हमने रूस के संविधान से लिए हैं। तो आज हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में शुरू करते हैं अभी। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 का में है। अच्छा, आपसे आगे पूछ ले कि किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 का में है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अच्छा, आगे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। संविधान में कब जोड़ा गया, 1976 में। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 42वां। किसने सिफारिश की, सरदार स्वर्ण सिंह ने। कहाँ है, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है वो हमने पूर्व सोवियत संघ, क्योंकि पहले 1991 से बंटने से पहले रसिया क्या था, पूर्व सोवियत संघ थे, या आज के समय में क्या है, रूस है। तो चाहे पूर्व सोवियत संघ लिखा हुआ हो या रूस लिखा हुआ हो, ठीक है, एक ही बात है। तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से ली गई है। पिछली बार पेट में पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा हमने कहाँ से ली थी,
तो ऑप्शन में यही था, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, आगे क्या है कि प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। जब मौलिक कर्तव्य आए थे, ठीक है, जब हमने मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया था, तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। परंतु वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं वर्तमान में? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। कब किया जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब जोड़ा गया। ठीक है, तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? ठीक है, वो हम लोग बताते हैं। पहला तो है कि जो है कि प्रत्येक नागरिक जो है वो संविधान का पालन करेगा। क्या करेगा? संविधान का पालन करेगा। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करेगा, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें कि जो भी हमारे स्वतंत्रता के लिए जो भी उच्च आदर्श थे, ठीक है, जो भी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता आंदोलनों में जिन्होंने भाग लिया था, जो भी हमारे उच्च आदर्श थे, उनको संजोए रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है? भारत की प्रभुता, अखंडता एवं एकता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा। क्या करेगा? भारत की प्रभुता, एकता, अक्षुण्णता को बनाए रखेगा। ठीक है, आगे है इसमें कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित किसी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हम ये कह सकते हैं हम स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि क्या करे? वह स्त्रियों का सम्मान करे। ठीक है, आगे क्या है? हमारी संस्कृति की जो भी गौरवशाली परंपराएं हैं उनको बनाए रखे। ठीक है, या उनका सम्मान करे। ठीक है, आगे क्या है कि जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है जैसे वन, वन्य जीव, झीलें, नदियाँ, इनको संरक्षण करे। ठीक है, इनका संरक्षण करने का प्रयास करें। और क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन की सुधार की भावना का विकास करें। और फिर क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। क्या करें? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यह हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। जैसे आपने देखा हो कोई भी प्रोटेस्ट होता है, पता लगा बसें और रेलवे इन सबको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य की क्या होती है? मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होता है। ठीक है, क्योंकि भाई ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी रेलवे या सरकारी संपत्ति है उनका क्या करेगा? उनका संरक्षण करेंगे। ठीक है, और क्या है? जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान। क्योंकि देखो मूल अधिकार हमारा क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को हमको स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन नागरिकों का भी तो कर्तव्य है कि उन बच्चों को स्कूल में ले जाएं। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको क्या करें? विद्यालय ले जाएं। ठीक है, और उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। उम्मीद करते हैं कि आपको मौलिक कर्तव्य समझ में आए होंगे। जो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं इनसे आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। मौलिक कर्तव्यों से आपसे यही प्रश्न बनेंगे कि किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, किस देश से अवधारणा ली, वर्तमान में कितने हैं, पूर्व में कितने थे। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको मौलिक कर्तव्य से बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आ रही है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।